हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, लाल आप यू। मैं आपके बीच चौरसिया सर। आज हम सभी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु और टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अगर लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करना है यानी कुछ अच्छे पायदान तक पहुंचना है तो इसके लिए बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे हम किसी की सफलता को देख लेते हैं कि वो सफल हो गया, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि उस सफलता के पीछे उतने दिन रात एक कर दिए हैं, किस कड़ी मेहनत की तरह वो लक्ष्य करके वो प्राप्त किया है। उस सफलता के पीछे बहुत बड़ी मेहनत और बहुत बड़ा संघर्ष और बहुत बड़ी लगन के साथ उसने अचीव किया। ऐसे अगर हमको सफलता प्राप्त करनी है तो लगातार और सतत अध्ययन करते हुए और एक नई और सकारात्मक सोच के साथ हमें अग्रसर होना है और तब तक नहीं रुकना है जब तक हम सफल ना हो जाएं। इसी कड़ी में आज हम लोग एक संविधान के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे, जो कि भारत की ऐसी स्थिति में, जैसे एक कहें कि ग्राम सभा में यानी ग्राम स्तर का जो पहला नागरिक होता है वो ग्राम प्रधान होता है, और जो ब्लॉक स्तर का पहला नागरिक होता है वो ब्लॉक प्रमुख होता है, जो जिला स्तर का पहला नागरिक होता है वो जिला अधिकारी होता है, जो राज्य स्तर का पहला नागरिक होता है वो राज्यपाल होता है, और जो देश का पहला नागरिक होता है यानी राष्ट्रपति। तो आज हम सभी ऐसे राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। उनके जितने भी प्रकार के एग्जाम में जो भी महत्वपूर्ण बिंदु निकल करके आते हैं हम सभी उन्हीं के बारे में अध्ययन करें। तो अगर हम कहें कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का जो पद लिया गया है, दो चीजें यहां से बनती है कि जो संवैधानिक स्थिति का जो पद लिया गया है वो ब्रिटेन से लिया गया है। किस देश से? ब्रिटेन से लिया गया है। लेकिन अगर निर्वाचित राष्ट्रपति की बात करेंगे तो ये अमेरिका देश से लिया गया है। निर्वाचित राष्ट्रपति का पद जो लिया गया है वो अमेरिका से लिया गया है, जबकि संवैधानिक पद जो पद लिया गया है राष्ट्रपति के रूप में वो ब्रिटेन से लिया गया है। अब जैसे कहा जाता है कि इंग्लैंड का राजा कोई गलती नहीं करता। क्यों नहीं गलती करता? क्योंकि इंग्लैंड का राजा कोई काम ही नहीं करता। ऐसे भारत के राष्ट्रपति हैं, उनकी तुलना इंग्लैंड के सम्राट से की जाती है। क्यों? क्योंकि गलती उसी से तो होगी ना, जो कार्य करेगा गलती तो उसी से होगी। तो अभी वही प्रावधान किया गया है। अब अगर भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 52 में, इसका उल्लेख मिलता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और आगे अगर अनुच्छेद 53 की बात करें तो अनुच्छेद 53 के अंतर्गत वो कार्यपालिका का प्रमुख होगा। लेकिन अगर कहा जाए कि वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा तो मंत्रिमंडल के मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री महोदय जी करते हैं, वो कार्यपालिका प्रमुख होगा। फिर इसके बाद में आर्टिकल 54 की बात करें तो राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर बात की जाए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन प्रतिभाग करता है तो संसद के निर्वाचित सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा, संसद के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली एवं पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुनाव होता था एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर। एक प्रश्न बनता है कि कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत दिल्ली और पुदुचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में प्रतिभाग करने का अवसर दिया गया? तो आपका 17वां संविधान संशोधन था। ठीक, ये तो हो गया 54 में निर्वाचन। अब 55 में निर्वाचन रीति किस हिसाब से यानी जो अप्रत्यक्ष रूप से उसका निर्वाचन होता है उसी का उल्लेख मिलता है आर्टिकल 55 में। अब 56 में अगर बात करें तो पदावधि या कार्यकाल पदावधि या कार्यकाल जो है वो कितने वर्ष का भैया? 5 वर्ष का। लेकिन समय से पूर्व इनको पद से हटाया जा सकता है। यानी जो पद हटाने की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है कि 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर सहित, कितने? 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर सहित 14 दिन पूर्व ये सूचना जानी चाहिए किसके पास? राष्ट्रपति के साथ। उसके बाद
दोनों सदनों में यानी लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत द्वारा पारित होकर के उनको पद से हटाया जाएगा। और जिस दिन ये प्रक्रिया पारित हो जाएगी उस दिन राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना होगा। फिर आपका 57 में, अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन है, यानी राष्ट्रपति का चुनाव दोबारा किया जा सकता है, ऐसा प्रावधान किया गया है। भारत में राष्ट्रपति कितने बार भी बन सकते हैं, जबकि अमेरिका में केवल और केवल 2 बार है। ठीक, फिर इसके बाद में 58 की बात करें तो योग्यता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 58 में योग्यता, वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, फिर उसके बाद में वो किसी लाभ के पद पर ना हो या पागल या दिवालिया ना हो। तो अब यहाँ से अगर कहें कि राष्ट्रपति के चुनाव को लड़ने के लिए कितने अनुमोदक और कितने प्रस्तावक होना चाहिए, तो यहाँ पर 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए, जबकि उपराष्ट्रपति में कितना 20 और 20 होने चाहिए। जमानत राशि दोनों में सेम है, 15,000 वहाँ थी और 15,000 रुपये जमानत राशि यहाँ भी है। फिर इसके बाद में आर्टिकल 62 की बात करें तो अनुच्छेद 62 की बात करें तो वो संसद या विधानमंडल सदस्य नहीं होगा। अगर है तो निर्वाचित होने से पहले उसे अपने पद से इस्तीफा देना होगा। ठीक, 60 में क्या है, अनुच्छेद 60 में शपथ ग्रहण, वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ शपथ ग्रहण करेगा। अगर वो नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश के सामने, अगर वो भी नहीं है तो जो न्यायाधीशों की एक ज्यूरी होती है, एक संगठन होती है, उसके सामने वो अपना शपथ ग्रहण करेंगे। फिर इसके बाद में अनुच्छेद 61 में वही महाभियोग प्रक्रिया, हम लोगों ने भी पढ़ा महाभियोग प्रक्रिया, किसी भी सदन द्वारा महाभियोग प्रक्रिया लाई जा सकती है, चाहे लोकसभा द्वारा चाहे राज्यसभा द्वारा। 14 दिन पूर्व वही 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर सहित उनके पास जाना चाहिए, उसके बाद 2/3 बहुमत से वो पारित होना चाहिए। तो ये हो गया 61 में। फिर इसके बाद में 61 के बाद में अगर एक बहुत महत्वपूर्ण आगे अगर हम लोग देखें तो 72 में क्या है, अनुच्छेद 72 में क्षमादान प्रक्रिया है। अब राज्यपाल का जो क्षमादान है वो आर्टिकल 161 के अंतर्गत है। अच्छा, इसमें क्या है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के क्षमादान में अंतर इतना है कि राष्ट्रपति जो मृत्युदंड प्राप्त सजा है उसे भी माफ कर सकता है, जबकि राज्यपाल उसे माफ नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति चाहे तो आजीवन कारावास में बदल दे या उसे लघुकरण कर दे, 5 साल 10 साल ऐसे करके उसे न्यूनतम के लिए सजा प्रावधान कर दे। तो ये आपका 72 में है। अच्छा, कौन सा ऐसा आर्टिकल है कि ये भी पूछता है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें बताया गया है कि आपका प्रधानमंत्री अपने समस्त मंत्रिमंडल के क्रियाविधि की जानकारी किसे सौंपेगा, राष्ट्रपति महोदय को सौंपेंगे। तो आपका आर्टिकल 78 है, अनुच्छेद 78 के अंतर्गत वो अपने समस्त मंत्रिमंडल के क्रियाविधि की जानकारी किसे सौंपेंगे, राष्ट्रपति महोदय को सौंपेंगे। आगे अगर हम लोग बात करें अनुच्छेद 83 के अंतर्गत, अनुच्छेद 83 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि जो राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन हो। कितने सदस्यों का, 12 सदस्यों का। देखिए बहुत महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपति संसद के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। अगर संसद शब्द लग जाएगा तो हमको 14 उत्तर देना है। अगर लोकसभा कहेगा तो 2 एंग्लो इंडियन की बात करेंगे, अभी हम लोग आगे आएंगे उस कड़ी में। तो संसद राज्यसभा में कितने, 12। और ऐसे कई किस प्रकार के सदस्य को जो साहित्य, कला, समाज सेवा, सहकारिता में विशेष योगदान देने वाले हों, ऐसे 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं 83 के अंतर्गत। फिर इसके बाद में अनुच्छेद आपका है 85। अनुच्छेद 85 में लोकसभा का विघटन और
इसके बाद में लोक सत्र का 17वां, जैसे 17वां होता है किसी भी सत्र की बैठक, आपका शीतकालीन सत्र हो गया और आपका मानसून सत्र हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि दो बैठकों के बीच में जो अंतर होना चाहिए कितना, 6 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए। तो उसको संबोधित करता है तो कौन करता है, राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के अंतर्गत, 85। अब आगे अगर हम लोग बात करें कि 86 में, अनुच्छेद 86 में लोकसभा का राष्ट्रपति का अभिभाषण, जैसे मान लीजिए कि अभी चुनाव हो जाए लोकसभा का, तो उसमें जो निर्वाचित होकर के सदस्य चले जाए तो उसमें जो संयुक्त रूप से अभिभाषण करता है सदन को, वो आपका आर्टिकल 86 में। और अगर कहा जाए कि इनके राष्ट्रपति के अभिभाषण को, यानी उसके जो अभिभाषण उसको तैयार कौन करता है, तो मंत्रिमंडल उसके अभिभाषण को तैयार करती है। फिर इसके बाद में अनुच्छेद 87 की बात करें तो अनुच्छेद 87 में क्या है, विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति जी का विशेष अभिभाषण अनुच्छेद 87 में है। फिर आगे अगर हम लोग बात करें 87 के बाद जो राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ अनुच्छेद है 103। अनुच्छेद 103 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या करते हैं कि संसद के अयोग्य घोषित कर सकता है। निर्वाचन आयोग उसकी जांच करता है और जांच में अगर वो सही पाया जाता है, संलिप्त पाया जाता है, भ्रष्ट पाया जाता है तो उसे अयोग्य करेंगे। अयोग्य करने का अधिकार किसे होगा, राष्ट्रपति को होगा। किस आर्टिकल के अंतर्गत, 103 के अंतर्गत। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अनुच्छेद आपका 111 के अंतर्गत वीटो पावर शक्ति, और वीटो पावर जो शक्ति है वो 3 प्रकार की वीटो पावर शक्ति है। आपका जेबी वीटो, अत्यंतिक वीटो और तीसरा है निलंबनकारी वीटो। जेबी वीटो कहने का मतलब यह है कि संसद ने कोई कानून बना लिया और उसे राष्ट्रपति अनुमति न दे बल्कि अपने पॉकेट में रख ले, शब्द से ही क्लियर हो रहा है जेबी वीटो। तो ऐसी स्थिति में वो जेबी वीटो कहलाएगा। और अभी तक केवल एक बार प्रयोग किया है ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में डाक मतपत्र के। अत्यंतिक वीटो ऐसा वीटो जिस पर ना तो राष्ट्रपति उसे संसद के पास भेजे और ना उसे कोई अनुमति दे, वो कुछ समय बाद वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए अत्यंतिक मतलब छोटा, वो उसके काल में वो नष्ट हो जाता है, उसी को अत्यंतिक वीटो कहा जाता है। जबकि निलंबनकारी वीटो कि उसे सदन के लिए पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। एक बहुत महत्वपूर्ण कि राष्ट्रपति कौन सा ऐसा विधेयक है जिसे सदन को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है, यानी अगर सदन ने उसे पारित कर दिया तो उसे अनुमोदन देना ही देना होगा। तो आपका धन विधेयक, कौन सा विधेयक है, धन विधेयक, उसे राष्ट्रपति कुछ भी नहीं कर सकते उसे। और दूसरी चीज कि अगर उसे सदन के पास इसमें से कोई भी चला जाता है वापस, तो संसद चाहे उसमें कुछ संशोधन करे या ना करे या उसी को पुनः भेज दे, तो दोबारा ऐसी दूसरी बार की स्थिति में आपका राष्ट्रपति को उसे अनुमोदन देना ही होगा। अब हाँ, 111 से पहले बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल छूट रहा था, अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 की बात करें तो अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख हुआ है। किसका, संयुक्त अधिवेशन। बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर किसी भी विषय को लेकर के संसद में मतभेद की स्थिति हो पक्ष और विपक्ष में और वो पारित ना होने की स्थिति में हो, तो राष्ट्रपति दोनों को संयुक्त रूप से अधिवेशन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। ये भी कई बार पूछा गया है, बुलाता संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति है लेकिन अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। फिर आगे भी अगर हम लोग बात करें तो जैसे अध्यादेश जारी करना, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। और राष्ट्रपति अध्यादेश ऐसे समय जारी करता है जिस समय संसद सत्र में नहीं होती है, कोई नियम या कानून लाना उस समय बहुत ही आवश्यक हो तो वो अध्यादेश जारी करता है। और यह अध्यादेश जो होता है सदन के बैठक से 6 सप्ताह के लिए, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, 6 सप्ताह के लिए
रहता है और इसके बाद अगर संसद की अनुमति मिल जाए तो आगे भी कार्य करेगा, अन्यथा ये यहीं पर समाप्त हो जाएगा। अब 123 के बाद में आगे अगर हम लोग बात करें तो अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 143 में क्या है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से विधिक सलाह ले सकता है, लेकिन वो विधिक सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। अब आगे अगर हम लोग आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल जो है वो है भैया आपका 331, जो लोकसभा में एंग्लो इंडियन सदस्यों की नियुक्ति के बारे में, 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों की नियुक्ति के बारे में बात की गई है, वो आर्टिकल 331 है। फिर इसके बाद में अगर आगे हम लोग बात करें तो अगला जो बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका जो राष्ट्रीय आपात की जो विशेषाधिकार राष्ट्रपति जी को मिले हैं, तो वो आर्टिकल है आपका अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 307। अब अनुच्छेद 352 यानी राष्ट्रीय आपात जो लागू होता है युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक आशंका। अब आंतरिक आशंका को समाप्त कर दिया गया है, तो इन 3 आधार पर जो है ये आपका राष्ट्रीय आपात लगेगा। और राष्ट्रीय आपात अगर बात करें तो भारतीय संविधान में जो राष्ट्रीय आपात लिया गया है किस देश से, जर्मनी के संविधान से लिया गया। ये भी प्रश्न कई बार पूछे गए भैया, तो ये जर्मनी के संविधान से लिया गया और अभी तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपात लग चुका है। अब 3 बार, जैसे पहली बार जो राष्ट्रीय आपात लगा था वो 1962 में। इस समय जो आपके प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, नेहरू जी थे। इस समय जो राष्ट्रपति थे कौन थे, आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और 1962 में चीन के युद्ध के समय, अब देखिए आज भी स्थिति चीन और भारत की बहुत ही शोचनीय स्थिति चल रही है, जो कि युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। हालांकि अगर युद्ध ना हो तो ही बेहतर है, क्योंकि इसमें हर देश का नुकसान होगा। इसलिए बेहतर यही है कि युद्ध ना हो और सूझबूझ के साथ मिल बैठ करके जो सीमा का एक विवाद है उसे सूझबूझ के साथ सुलझा लिया जाए, ताकि किसी प्रकार की ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो, तो ही बेहतर है। अब 1962 में जो राष्ट्रीय आपात लगा था पहला, वो आपका 1968 में इसे वापस किया गया। फिर द्वितीय जो राष्ट्रीय आपात लगा था बांग्लादेश युद्ध के समय 1971 में, 1971 में जो लगा था बांग्लादेश के समय, इस समय जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति बीबी गिरी थे। और फिर इसके बाद में इसे अभी वापस नहीं लिया गया था कि तृतीय राष्ट्रीय आपात भी लग गया था आपका 1975 में। और 1975 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री और आंतरिक आशंका के आधार पर लगा था। और इस समय जो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद थे। और 1971 और 75 को तीनों एक साथ में वापस लिया गया था 1977 में। तो 3 बार अभी तक राष्ट्रीय आपात की स्थिति। और जो राष्ट्रीय आपात जब लग जाता है तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके स्वतः ही सब लोग सारा मूल अधिकार जो है वो निलंबित हो जाता है। और जब राष्ट्रीय आपात की स्थिति लग जाती है तो राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार किसका हो जाता है, आपका संसद का हो जाता है, संघ सरकार का होता है, यानी संघ सूची के अंतर्गत हो जाता है। फिर अगर इनके राष्ट्रीय आपात लगा है, ऐसी स्थिति में अगर लोकसभा का चुनाव कराया जाना है, कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो चुनाव ऐसी स्थिति में नहीं कराया जा सकता है, बल्कि 1 वर्ष के लिए लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। अगर और आवश्यकता पड़ी तो ऐसे 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। और जो राष्ट्रीय आपात लगता है वो पहली बार ये लगता है 1 माह के लिए, उसके बाद संसद से अनुमति मिलने के बाद ये 6-6 माह के लिए बढ़ता जाता है। 356 संवैधानिक स्थिति, संवैधानिक संकट। किसी राज्य में अगर सरकार सही तरीके से यानी संवैधानिक नियमानुसार जब सरकारें नहीं चलती हैं तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अभी आज की अगर हम लोग बात करें तो आज की स्थिति यही राजस्थान की दिख रही है। अभी आप देखिए कि उसका
फैसला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। आज 3 जजों की पीठ उस पर फैसला सुनाएगी, क्या स्थिति बनती है। अब 356 सबसे पहले लगा कहाँ? पंजाब राज्य में। सबसे लंबा अगर कहा जाए तो राष्ट्रपति शासन के रूप में जो देखा जाता है वो जम्मू कश्मीर है। और दूसरी चीज़ की सबसे अधिक बार उत्तर प्रदेश यानी अपने प्रदेश में 10 बार लगा है। और 2 माह के लिए राष्ट्रपति शासन परिवर्तन में रहता है। उसके बाद अनुमति मिलने के बाद ये 6 माह के लिए इसे बढ़ाया जा सकता है। और दूसरी चीज़, एक प्रश्न और बनता है कि अधिकतम राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? तो वो 3 वर्ष के लिए। कितने दिनों के लिए? 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। अब 360 यानी वित्तीय आपात। वित्तीय आपात की बात करें तो वित्तीय आपात जो होता है वो आपका वित्तीय आपात जो लिया गया है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 360 के अंतर्गत ये भी 1 माह के लिए परिवर्तन में रहता है, लेकिन आज तक इस पर भारत में किसी प्रकार का वित्तीय आपात नहीं लगा है। अब कुछ और महत्वपूर्ण की बातें करें, जैसे कुछ विधेयक ऐसे होते हैं सदन में प्रस्तुत होने से पहले उस पर राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए। जैसे आपका नए कर को लगाना हो या धन विधेयक को सदन में पेश करना, उससे पहले पूर्व अनुमति चाहिए, या विनियोग विधेयक को पारित करना है तो उससे पहले भी राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए। फिर उसके बाद में जैसे राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्ति होती है, विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति होती है, या किसी भी देश के साथ जो समझौता या हस्ताक्षर होता है उस पर राष्ट्रपति जी का अनुमोदन होता है या हस्ताक्षर होता है। फिर जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों की नियुक्ति भी करते हैं आपके राष्ट्रपति द्वारा आपके प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति की जाती है। फिर इसके बाद में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। फिर इसके बाद में आपके क्या कहते हैं कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। आपके ये महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। आपके जो नियुक्ति की जाती है निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। अच्छा, ऐसा भी एक प्रश्न बनता है कि कौन सा ऐसा 2 पदाधिकारी हैं जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं? तो वो 2 पदाधिकारी हैं, आपके महान्यायवादी और राज्यपाल अपने पद को धारण करते हैं। तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही बेहतर चीज़ें आपको मिलेंगी और बहुत ही सटीक चीज़ें मिलेंगी। अनावश्यक चीज़ें हम लोग नहीं पढ़ेंगे, केवल जो बार बार एग्जाम में आए हुए बिंदु हैं उन्हीं पर हम लोग चर्चा करेंगे और कोई सब्जेक्ट नहीं छूटेगा, आपका सब कुछ कंप्लीट किया जाएगा। ओके, धन्यवाद।